हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ब्राइट करियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी भी आप लोगों की अच्छे से चल रही हो। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 यानी क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी कवर करेंगे। तो ये जो है साइंस में फिजिक्स का जो है पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है जो चैप्टर 3 से सोर्स ऑफ एनर्जी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 है क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसको हम लोग जो है कई पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अलग अलग जो कई टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियोज़ को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इससे वीडियोज़ को अगर देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पेंडेमिक जैसी स्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और अच्छा से पढ़ सकें। और भी स्टूडेंट जो अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उन लोगों को भी कुछ जो है फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिफिनीशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। बिकॉज सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एनर्जी के सोर्स क्या हैं इसको पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले तो एनर्जी के बारे में जानना होगा कि एनर्जी होता क्या है। उसके बाद से इसमें हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, फ्यूल्स पढ़ेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल्स क्या होता है, उसके बाद से इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स यानी एक अच्छे फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो क्या होती है, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ना चाहते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एनर्जी क्या है। सबसे पहले एनर्जी का हमें लोगों को डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो एनर्जी क्या है इसको जानना है। एनर्जी जो होती है वह किसी भी काम को करने की एक कैपेसिटी होती है, यानी किसी भी वर्क को करने के जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली एनर्जी जो होती है वो तो या तो कोई वर्क करेगी या फिर हीट प्रोड्यूस करती है। जैसे बहुत सारे वर्क में हम लोग जो है देखते हैं कि जैसे घर पे खाना वगैरह बनाना हो तो हम कोई किसी फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर वो कोई वर्क ना करके वो हमको हीटिंग जो है हीट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप इस पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो हीट का जो है, इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो सोर्स जो है एनर्जी का जो है अल्टीमेटेड सोर्स जो है वो सन है। आप देख रहे हैं ये सन है और सन से कंटिन्यूसली जो है एनर्जी रिलीज होते रहती है। तो ये जो है, और एनर्जी का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो एनर्जी वो चीज़ होती है जो किसी वर्क को करती है या वर्क को करने में सहायक होती है या फिर हीट प्रोड्यूस करती है। यानी कि एनर्जी जो होती है वो किसी काम को करने की एबिलिटी होती है या फिर एनर्जी के जरिए हम लोग हीट को भी प्राप्त कर पाते हैं। सन जो है, सन इज द सोर्स ऑफ अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी चीज़ें हैं उन सबको जो है एनर्जी जो है सन से ही मिलता है। सन में एक्चुअली जो है न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसके कोर में, और उसी की वजह से यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हीट जो है रिलीज होती है। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है और हीलियम जो है गैस बनता है, और इस तरह से जो है सन जो है काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है। और ये जो रिलीज करता है एनर्जी वो लाइट के रूप में आती है अर्थ पे। तो पूरे अर्थ पे अगर एनर्जी का जो है अल्टीमेटेड सोर्स देखा जाए तो सन ही है और सन से ही सारी एनर्जियाँ मिलती हैं। तो आई होप अब आप एनर्जी समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिनसे हमको एनर्जी मिलती है, यानी एनर्जी देने वाले जितने भी सोर्सेज हैं
जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी को हम लोग जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। यानी एक ऐसा सब्सटेंसेज जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, उसे हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के सोर्स के हिसाब से हम लोग सोर्सेज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्रेजेंस के हिसाब से होता है कि वो एनर्जी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी कब तक रहेगी। तो दो तरह के एनर्जी हुए सोर्स ऑफ एनर्जी, दो तरह के हुए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ आप देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये कोयला है, कोल से एनर्जी हीट एनर्जी निकल रही है, तो ये भी एक कोल भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री से लेकर के हर जगह इसका थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी बारी से हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनके फॉर्मेशन में काफ़ी लंबा ड्यूरेशन लग जाता है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, और उनके फॉर्मेशन में बहुत लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इनके फॉर्मेशन में एक बहुत अधिक समय लग रहा है, उसके बाद से हम इनको तेज़ी से जब निकालते हैं, इनका यूज करते हैं, तो ये जो है एक वक्त आता है, एक समय ऐसा आता है जब ये जो है ख़त्म हो जाते हैं, ये हस्ट कर जाते हैं और इस तरह से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के एनर्जी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। यानी वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो पुनः चक्रण से पूरा नहीं होते हैं, जो रिसाइकिल द्वारा फिर से बहुत जल्दी जो है रिसाइकिल उनका नहीं हो पाता है। इनके जो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इनका जो है फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम को ले लीजिए, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बिकॉज इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है और हम लोग काफ़ी तेज़ी से इनका माइनिंग करके निकाल लेते हैं और इस तरह से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो एक ऐसा समय आता है जब ये ख़त्म हो जाते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम गैस, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोल है, कोल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यूरेनियम भी है, यूरेनियम जो है फॉसिल फ्यूल्स में नहीं आता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यूरेनियम एक ऐसा सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो एक फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी या इनहस्टेबल जो है सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो ये कन्वेक्शनल और इनहस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो है कोल, पेट्रोलियम, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं, पेट्रोलियम गैस, कोल हो गया। पेट्रोलियम गैस में आप लोगों को पेट्रोलियम में जो है सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम में केरोसिन, डीजल, मोबिल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, इन सबको मिला करके पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। उसके बाद से यूरेनियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट जो होता है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनके फॉर्मेशन में उतना लंबा समय नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है कि इसका जो फॉर्मेशन जो है काफ़ी तेज़ी से भी होता है, जल्दी हो जाता है, फिर से ये रिसाइकिल द्वारा पूरा हो जाते हैं। तो इस तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे वाटर एनर्जी देख लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नदी, बारिश हुआ, बारिश का पानी नदी में गया, नदी से पानी जो आ रहा है, नदी पर हम लोग डैम बनाए, डैम बनाने के बाद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर पानी समुद्र में चला गया, फिर पानी जो है इवोपरेशन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर बादल बना और फिर बारिश होकर के फिर नदी में दोबारा आ गया। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। उसी तरह अगर हम लोग वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं जलावन के तौर पे, तो ये क्या होता है कि जंगलों से हम लोग लकड़ियाँ काट के लाते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग जलावन के रूप में एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद से हम जहाँ पे पेड़ काटते हैं वहाँ फिर नए पेड़ उग जाते हैं और इस तरह से ये फिर से पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं उनको जो है हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बहुत सारे एनर्जी, जैसे हाइड्रोजन होता है, ये भी एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी जो है वो भी सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बिकॉज विंड जो है हमेशा चलते रहता है। सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बिकॉज अगर हम मान लीजिए अपने यहाँ सोलर पैनल रखे हुए हैं
सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर वगैरह लगा रखे हैं, तो पूरे दिन भर जो है सनलाइट के द्वारा ये हमारा सोलर पैनल के जरिए हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है और हम फिर उसका इस्तेमाल करते हैं रात भर, और उसके बाद से फिर क्या होता है, अगले दिन फिर सूरज आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है फिर जो हमारा बैटरी जो डिस्चार्ज हुआ होता है, फिर अगले दिन सूरज के आने से वो फिर से रिचार्ज हो जाता है और फिर से रीन्यू हो जाता है, फिर से नया हो जाता है। तो इस तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा टाइडल एनर्जी भी होती है। टाइड तो हमेशा आता है, अर्थ जो है रोटेट कर रही है, सन और मून भी जो है अर्थ रोटेट कर घूम रहे हैं, अर्थ जो है सन के चारों राउंड कर रही है, उसके बाद से मून जो है अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूट कर रहा है। तो इस तरह से वो बारी बारी से जो है हमेशा जो है अर्थ के वाटर सरफेस के सामने आते रहते हैं और टाइड जो है हमेशा आते रहता है। और इस तरह से जो है टाइडल एनर्जी जो होती है ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद से आप सी वेव एनर्जी, समुद्र में जो है वेव्स हमेशा चलते रहते हैं, ड्यू टू टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से हमेशा वहाँ पर धाराएं चलते रहती है, वेव्स वगैरह हमेशा चलते रहती हैं, तो वहाँ पर ये भी जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। जियोथर्मल एनर्जी में आप अर्थ के नीचे जो है बहुत अधिक मात्रा में मैग्मा वगैरह ये सब उपस्थित हैं और वो बाहर निकलते रहते हैं, उनकी हीट को से वहाँ से हीट रिलीज होती रहती है। और जब किसी बहुत बड़े चट्टान के नीचे जो है अगर इस तरह के हॉट स्पॉट होते हैं, यानी गर्म मैग्मा वगैरह होते हैं, तो उसके गर्मी की वजह से वो चट्टान गर्म हो जाता है और उसके ऊपर अगर कोई वाटर जो है लेयर होता है, अंडरग्राउंड वाटर लेयर होता है, तो हीट होकर के वो बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से इस एनर्जी का इस्तेमाल जो है जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जो है रूप में किया जाता है। बायोमास एनर्जी जो है जितने भी तरह के जो है कृषि अवशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे पुआल हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म नहीं हो सकती, ये फिर से रिसाइकिल हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है देखें कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होती है वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है, वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, रिसाइकिल द्वारा फिर से पूरा हो जाते हैं। तो ये बरकरार रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो इन्हें हम लोग नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसे इनहेक्सिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि होते कैसे हैं। ये विंड एनर्जी है, ये भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट किया जाता है, वाटर रिसोर्सेज है, और ये भी एक जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ही है। उसके बाद से सोलर पैनल है, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जलावन है, वुड है, लकड़ी है। ये हम लकड़ी जो है जंगलों से काट के लाते हैं और उसको जला करके हम लोग जो एनर्जी प्राप्त करते हैं। और फिर ये जब हम लोग जहाँ पे पेड़ पौधे काटे होते हैं फिर से नए पेड़ पौधे उग जाते हैं और इस तरह से ये फिर से आ जाते हैं, फिर से पूरा हो जाता है, फिर उनको हम लोग काट सकते हैं और एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। हिंदी में इसको जो है नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय मैंने फिर से जो नया नहीं हो सकता है, फिर से नहीं आ सकता है, एक बार ख़त्म तो ख़त्म। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होता है वो नवीकरणीय सोर्स जो है ऊर्जा संसाधन कहलाता है, और नवीकरणीय का मतलब होता है जो फिर से नया हो जाए, तो ये फिर से मिल सकता है। तो इस तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा उपला वगैरह जो है जो हम लोग डोंग केक इस्तेमाल करते हैं, जो देहात में जिसको गोहरा और चिपरी कहा जाता है, वो भी एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ही होता है। अब चलते हैं हम लोग जो है एक अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो एक अच्छे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बहुत जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अंदर कुछ खासियत होती हैं जो उसको एक अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी बनाती है, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए। डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी एक अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पास जो है उसका जो है उससे अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकलनी चाहिए। उसके बाद चीप एंड इजी अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो, उसी को हम लोग जो है एक अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी सबके अलावे अगर मान लीजिए आसानी से मिल जा रहा है और एक अच्छा बहुत अधिक मात्रा में हीट भी दे रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा लाना ले जाना, कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर पाना मुश्किल है, तो उसको हम एक अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते हैं, एक अच्छा उसको हम ऊर्जा का स्रोत नहीं कह सकते हैं। उसके बाद से जिसको हैंडल करने में सेफ हो, जिसको सेफली हैंडल किया जा सके, उसके बाद से डज नॉट
इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो पोल्यूशन कम करता हो उसी को जो है एक अच्छा आइडियल और एक अच्छा सोर्सेज ऑफ एनर्जी माना जाता है। अब चलिए फ्यूल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, फ्यूल क्या होता है। तो जो भी मटेरियल्स जो होता है जो जल करके हीट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। यानी सारे मटेरियल्स, द मटेरियल्स विच आर बॉर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। जो चीज़ें जल करके हीट एनर्जी देती है, उष्मा देती है, गर्मी प्रदान करती है, उसे हम लोग जो है फ्यूल कहते हैं। हिंदी में इसको जो है ईंधन कहा जाता है। जैसे लकड़ी, कोयला, उसके बाद से एलपीजी गैस जो घर पे कुकिंग गैस वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, किरोसिन तेल, डीजल, उसके बाद से पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है फ्यूल्स कहलाती हैं। इनको हिंदी में ईंधन कहा जाता है। फ्यूल्स आर इन फैक्ट द कंस्ट्रक्टेड स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी। फ्यूल्स जो होते हैं वो एक स्टोर हाउस होते हैं एनर्जी का, यानी फ्यूल्स के अंदर जो है काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है, इसलिए इन्हें स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल एंड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल। हमें किसी भी फ्यूल के बारे में अच्छा से स्टडी करने के लिए हमें उस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए यूनिट ऑफ मास ऑफ द फ्यूल कंप्लीटली इज नॉन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। किसी भी फ्यूल के पर यूनिट मास को बर्न करने पे, जलाने पे जो हीट, जितनी मात्रा में हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है उसको जो है उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। सपोज दैट इसको जो है पर यूनिट के जगह पर हम लोग 1 ग्राम लेते हैं, यानी कि कोयला, 1 ग्राम कोयले को जलाने पर जितनी कैलोरी का हीट एनर्जी जो है प्राप्त होगा, जितना किलो जूल हीट एनर्जी प्राप्त होगा, वह उस कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। यानी किसी भी पदार्थ का अगर लकड़ी के 1 ग्राम जलाने से जो हीट एनर्जी, जितना किलो जूल हीट एनर्जी जो है हमें मिलती है, वह उस लकड़ी का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। उसके बाद से कैलोरीफिक वैल्यू का जो है यूनिट जो होता है मेजरमेंट करने का किलो जूल पर ग्राम होता है। बिकॉज हम लोग इसको पर ग्राम पर ही जो है नापते हैं, इसलिए इसका वैल्यू जो होता है, इसका जो है यूनिट जो होता है किलो जूल पर ग्राम के हिसाब से ही होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी ईंधन को, चलिए इसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसी भी ईंधन को के पर यूनिट को, यानी 1 ग्राम, किसी भी ईंधन के 1 ग्राम को जलाने पर जो जितनी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है वह उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। हिंदी में इसको ऊष्मीय मान कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू को हिंदी में ऊष्मीय मान कहते हैं। यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम यूनिट को बर्न करने पे जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है वह उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू का जो है यूनिट जो होता है, उसको मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है किलो जूल पर ग्राम होता है। इसको KJ पर G लिखा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के जो फ्यूल्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या होती है। सबसे पहले डोंग केक, जिसको उपला कहा जाता है, देहाती भाषा में इसको गोहरा और चिपरी कहा जाता है। गांव देहात में इसको गोहरा लोग कहते हैं और खासकर जो है बिहार उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बिहार में तो बिहार का जो फेमस है लिट्टी चोखा, तो गोहरे का लिट्टी जो है बड़ा फेमस होता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी होता है गोहरे पे बना लिट्टी। आपको भी अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर इसको चखिए। दूसरा जो है डोंग केक का जो है कैलोरीफिक वैल्यू होता है 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम होता है। वुड का, लकड़ी का 17 किलो जूल पर ग्राम होता है। उसके बाद से कोयला का 25 से 30 किलो जूल पर ग्राम होता है। चारकोल जो होता है, जो कोल से ही बनाया जाता है, कोल से ही, कोल को जब एयर के ऑब्सेंस में थोड़ा सा उसको जला दिया जाता है तो उस तरह से जो है कोक मिलता है। चारकोल का जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है 33 किलो जूल पर ग्राम होता है। इथेनॉल जो होता है जिसको अल्कोहल, ये 30 किलो जूल पर ग्राम होता है। डीजल
जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है 45 किलो जूल पर ग्राम होता है। केरोसिन ऑयल का 48 किलो जूल पर ग्राम इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। उसके बाद से पेट्रोल का जो है 50 किलो जूल पर ग्राम होता है। बायोमास का बायोगैस का अगर हम देखते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है 35 टू 40 किलो जूल पर ग्राम होता है। नेचुरल गैस का 33 टू 50 किलो जूल पर ग्राम होता है। उसके बाद से कुकिंग गैस जो एलपीजी गैस होता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो जूल पर ग्राम होता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखते हैं कि एक छोटे से सिलेंडर से जो है हम लोग बहुत दिनों तक अपने किचन में उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, बिकॉज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कम गैस जो है जलकर ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद से मीथेन जो होता है उसका 55 किलो जूल पर ग्राम होता है। हाइड्रोजन गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 150 किलो जूल पर ग्राम, लेकिन हम लोग अभी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझ लेते हैं। यहाँ केरोसिन ऑयल का जो कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ है 48 किलो जूल पर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम केरोसिन ऑयल को जलाएंगे तो वो कम्प्लीटली जो है उससे जो है 48 किलो जूल ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी 1 ग्राम केरोसिन ऑयल को जलाने पर हमको जो एनर्जी, कितना एनर्जी मिलेगी, 48 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, इसलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है 48 होता है। उसी तरह से वुड के 1 ग्राम को जलाने पे, लकड़ी 1 ग्राम अगर लकड़ी को जलाएंगे तो 17 किलो जूल एनर्जी मिलेगी, जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप आप अच्छा से समझ गए होंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम यूनिट को जलाने पे जितनी अधिक मात्रा में जितनी किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसे हम उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और एक अच्छे फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वह फ्यूल उतना अच्छा होगा, बिकॉज उससे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसी अच्छे फ्यूल की हाई होनी चाहिए। अब चलिए इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई फ्यूल बर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो इसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए आपको एक ड्रम ऑयल है और ऑयल को दे दिया जाए एक माचिस की तिल्ली से पकड़ाने के लिए आग, तो आप दिन भर जो है आग पकड़ाते रह जाएंगे, कभी नहीं पकड़ेगा। लेकिन वहीं एक माचिस की तिल्ली से एक पेपर में आप आग लगा सकते हैं। उसी तरह से एक पेपर को, जिसको एक माचिस की तिल्ली से हम आग पकड़ा दे रहे हैं, उसी पेपर को गैस जलाने वाले लाइटर से दिन भर अगर हम लोग उसको जलाने की कोशिश करें तो नहीं जल सकता है। वहीं वो लाइटर गैस को बहुत तेज़ी से आग पकड़ा देता है। यानी गैस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। उसी तरह जो है केरोसिन तेल का थोड़ा उससे ज़्यादा होता है इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। लकड़ी का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखते हैं जब हमें लकड़ियों को जलाना पड़ता है तो हम लोग छोटे छोटे जो है लकड़ी या कागज़ या फिर केरोसिन तेल को डालते हैं। बिकॉज हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, तो पहले हम बड़ी लकड़ी को जलाएंगे तो माचिस की तिल्ली से हम नहीं आग पकड़ा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी लकड़ियों को हम माचिस की तिल्ली से आग पकड़ा सकते हैं। तो उन छोटी छोटी लकड़ियों को माचिस की तिल्ली से जो हीट निकल रही है, जो गर्मी जितना निकल रही है, वह उस छोटी छोटी लकड़ियों के लिए इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे रही है, और इस तरह से छोटी लकड़ियाँ जलने लग रही है। और छोटी लकड़ियाँ मिल करके जल करके इतनी ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है कि उस बड़े लकड़ी के जलने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर जो होगा है उतना एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दे रही है, और इस तरह से बड़ी लकड़ी भी आग पकड़ लेती है। तो इग्निशन टेम्परेचर जो है वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है, तो उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। गैस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ऑयल का उससे ज़्यादा होता है, और जितने भी वुड्स वगैरह लकड़ी वगैरह होते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर सब और ज़्यादा होता है। कोयला का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोयला को बहुत टाइम लग जाता है उसको आग पकड़ाने में। उसके बाद से ए फ्यूल कैन बर्न अनलेस इट इज़ हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हाँ, किसी भी फ्यूल को जब तक उसके इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता है तब तक वो जलना स्टार्ट नहीं कर सकता है। लकड़ी के एक बड़े
लट्ठे को, एक बड़ी लकड़ी को हम लोग माचिस की तिल्ली से जलाने की कोशिश करें तो सालों भर बैठ करके जलाते रह जाएंगे, बूढ़े होकर मर जाएंगे तो भी आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन वहीं अगर उसको इग्निशन टेम्परेचर दे दें तो थोड़ी देर में आग पकड़ लेगा। इसलिए हम बड़ी बड़ी लकड़ियों को जो है छोटी छोटी लकड़ियों के सहारे हम लोग जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटी लकड़ियों को माचिस की तिल्ली से जो आग निकलता है वो छोटी लकड़ियों के लिए इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होता है और इसलिए छोटी लकड़ियाँ जलना स्टार्ट कर देती है। वे छोटी लकड़ियाँ मिल करके इतनी अधिक मात्रा में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं जितना उस बड़ी लकड़ी को जलने के लिए आवश्यक है। उस बड़ी लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर तक वो छोटी लकड़ियाँ जो है मिल करके टेम्परेचर को बढ़ा देती है और वह इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त करने के बाद से वो जलना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह से इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वह किसी भी फ्यूल को जलने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलना स्टार्ट कर देता है उसी को इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुड चॉइसेज ऑफ गुड फ्यूल्स। गुड फ्यूल्स की चॉइसेस क्या क्या होती है? तो अच्छे फ्यूल्स की बहुत सारी चॉइसेज होती है। एक तो वो कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, यानी जल कर ज़्यादा एनर्जी दे, जल्दी जलने लगे। उसके बाद से बिना किसी हार्मफुल गैस का जले, वो धुआं धक्कड़ ना हो, पोल्यूशन को, इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट ना करे। उसके बाद जिसको आसानी से रखा जा सके, जो आसानी से हर जगह मिल जाए। उसके बाद से उसको ट्रांसपोर्टेशन करना भी आसान हो, तो अच्छा से जले, कभी बूझे कभी जले नहीं, हमेशा कंटिन्यू जो है उसको क्या बोलते हैं स्मूथली जले। और इवोपरेशन वगैरह उससे बहुत कम मात्रा में हो। इवोपरेशन जब कम मात्रा में होगा तो वो गर्मी टेम्परेचर जो है बहुत कम रिलीज करेगा और इस तरह से जहाँ पर जलेगा वह उस रूम में गर्मी कम लगेगी। तो ये कुछ चॉइसेज होते हैं। इस चॉइसेज के आधार पे जो है हम लोग एक आइडियल फ्यूल के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है देखते हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम लोग जो है एक गुड फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा फ्यूल का जो है कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। हमने पहले ही बताया कि जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा वह एक अच्छा फ्यूल माना जाएगा। उसके बाद से बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक्स और हार्मफुल गैसेज। एक अच्छे फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आइडियल फ्यूल जिसको आदर्श ईंधन हिंदी में कहा जाता है, इसकी खासियत ये होती है कि जो बिना गैस या धुआं धक्कड़ का जले, तो इसे हम लोग आइडियल फ्यूल कहते हैं। जैसे गैस देख लीजिए, गैस सब लोग जो है पसंद करते हैं और गैस पे खाना बनाना सबको लोग पसंद करते हैं लकड़ी और इन उपला वगैरह के या कोयला के तुलना में, बिकॉज लकड़ी कोयला ये सब जो होता है धुआं धक्कड़ ज़्यादा करता है और गैस जो है इससे धुआं वगैरह नहीं निकलता है, इसलिए इसको जो है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और ज़्यादा लोग जिसको पसंद करेंगे वही तो आइडियल कहलाएगा ना। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट कैन बर्न ईजिली। अब देखिए जो आइडियल फ्यूल होता है, इस एक आइडियल या गुड फ्यूल के लिए इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये है, मीन्स ये कि एक आइडियल फ्यूल जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। बिकॉज एक फ्यूल का अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो जल्द आग पकड़ने की वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा सा सेफ नहीं होगा, हल्का सा भी कहीं कुछ हुआ हरकत तो आग पकड़ लिया, तो वो उतना सेफ नहीं होता है। उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक उसका जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई हो, अब बहुत हाई हो जाए तो पता चले खाना बनाना है, मेहमान आके बैठे हुए हैं और हाथ जलाने वाला जलाते रह गया, बेचारे मेहमान घर भी चले गए, तो सुबह से शाम हो गया आग पकड़ाने में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए जिससे खतरा हो जाए और बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए जिससे बहुत मुश्किल से उसको आग पकड़ाने में बहुत परेशानी हो। नेक्स्ट जो होता है वो एक आइडियल फ्यूल जो होता है, मान लीजिए कि एक आइडियल फ्यूल एक फ्यूल ऐसा है जो बहुत जिसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, बहुत अधिक जो है हीट एनर्जी दे रहा है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग हिंदी में उष्मीयमान कहते हैं, जिसका उष्मीयमान ज़्यादा है, इग्निशन टेम्परेचर भी कम है। इग्निशन टेम्परेचर को प्रज्वलन ताप कहा जाता है, तो उसका प्रज्वलन ताप भी कम है, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी कम है, कम नहीं है मतलब प्रॉपर है, न कम है न ज़्यादा है, लेकिन वो महंगा मिल रहा है या फिर उसको
रखना बड़ा मुश्किल है, उसको रख पाना, स्टोर कर पाना, कहीं से लाना ले जाना बड़ा मुश्किल है, तो वो एक आइडियल फ्यूल नहीं कहलाएगा। इन्हें आइडियल फ्यूल को इन सब के अलावे उसको स्टोर करना भी आसान हो, जैसे गैस आप देखते हैं कहीं कोने में रख दीजिए, बिल्कुल सेफली पड़ा रहता है, तो स्टोर करना, फिर लाना ले जाना, गैस को लाने ले जाने में भी काफ़ी आसानी होती है। कोई आदमी जो है अपने बाइक के पीछे रख करके लेके चला जाता है, साइकिल पे भी उसको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उसको कहीं लाना ले जाना बड़ी आसान होता है। उसके बाद से ईजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, यानी वह फ्यूल जो है किसी फ्यूल में सारी खासियत हैं, लेकिन उसको यूज़ करना थोड़ा बड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो एक आइडियल फ्यूल नहीं होगा। मतलब उसको आसानी से यूज़ किया जा सके, उसमें कोई रिस्क ना हो, बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, तो इस तरह के फ्यूल को हम लोग जो है आइडियल फ्यूल के अंतर्गत रखते हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल फ्यूल का, नॉट लिव मच एस बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। एक आइडियल फ्यूल जो होता है, मान लीजिए कि हम कोई फ्यूल जला रहे हैं, बहुत अधिक कैलोरीफिक वैल्यू भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी उसका प्रॉपर है, उसके बाद से आसानी से मिल भी जा रहा है, एक जगह से ले जाना दूसरी जगह ले जाना भी आसान है, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में राख वगैरह अपशिष्ट निकल रहा है उससे, तो उसको हम एक आइडियल फ्यूल नहीं मान सकते हैं। उसी तरह से जो आसानी से, जो अच्छा से जले, स्मूथली जले, एक आइडियल फ्यूल की एक खासियत होती है कि वो स्मूथली जलता है। मतलब कोई फ्यूल ऐसा हो जो जल रहा है, बार बार बुझे जले, तो फिर उसको जो है आइडियल फ्यूल नहीं माना जाएगा, उसको लोग इस्तेमाल करने से कतराएंगे और तब जाके उसकी जो है आइडियोलॉजी जो है ख़त्म हो जाएगी और वो एक आइडियल फ्यूल के अंतर्गत नहीं आएगा। इन सब के अलावे अगर हम लोग मान लीजिए कि फ्यूल सब में सारी खासियत है, उसका इग्निशन टेम्परेचर भी जो है प्रॉपर है, उसके बाद से कैलोरीफिक वैल्यू भी उसका अच्छा है, यानी एक ईंधन जिसका उसमें मान भी अधिक है, उसके बाद से उसका प्रज्वलन ताप भी अच्छा है, बराबर है, मतलब न ज़्यादा है न कम है, उसके बाद से जिसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लाया ले जा सकता है, जिसको हैंडल आसानी से किया जा सकता है, जिसको यूज़ करने में कोई खतरा ना हो, उसके बाद से जो जलने पे धुआं धक्कड़ कम देता है, जो राख कम प्रदान करता है, उसके बाद से जो अच्छा से जलता है, स्मूथली बर्न होता है, इन सारी खासियतें हैं अगर किसी फ्यूल में, लेकिन नतीजा पता ही ये चल रहा है कि वो फ्यूल जल्दी मिल ही नहीं रहा है, कहीं खरीदने जाए तो कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं भी नहीं आसानी से मिल रहा है, तो भी उससे हम आइडियल फ्यूल नहीं कहेंगे। मतलब इन सब के अलावे फ्यूल को आराम से, आसानी से हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, सब जगह उसको उपलब्ध होनी चाहिए, सब जगह वो आसानी से मिल जाना चाहिए, उसी को हम एक आइडियल फ्यूल कहेंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिर इसके बाद से हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है, इसका पार्ट 2 जो है के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई को करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग स्टडी जो है आप लोग अच्छा से स्टडी अपना करेंगे, और फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से के माध्यम से अपनी स्टडी को कर सकें और बेनिफिट ले सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।